सर मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे एलटी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए उनकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये लाइन आप सब अपने जीवन में चाहते होंगे। बुक में एस लगाया, इसको नंबर मतलब अभी हम जब नाउन और हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है जो उत्तराखंड एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मेन सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लिश के एक्सपर्ट अंशुल पंत सर। वेलकम सर, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। तो अंशुल पंत सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने बहुत सारे सेंट्रल के और स्टेट लेवल के एग्जाम्स निकाले हुए हैं। सेंट्रल में आपका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट इन्होंने निकाला हुआ है, इसके अलावा स्टेट के आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा भी कई इनके एग्जाम्स हैं जो ये क्वालिफाई कर चुके हैं और सर इस समय एसएससी सीजीएल के थ्रू इस समय सर्विस में हैं। सर मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे एलटी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए उनकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो अभी एलटी का पेपर होने वाला है यूके ट्रिपल एससी का, अगर सबसे पहले तो हम उसका अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में जो हमारा पहला पेडागोजी है, दूसरा जो हमारा पोर्शन है उसमें हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर हमने देखा कि दो हिस्से हैं, एक तो ग्रामर वोकैब वाला है इंग्लिश यूसेज, और दूसरा हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन है। लिटरेचर वाला जो हिस्सा है उसको तो सभी लोग पढ़ते हैं और अपने अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश जो है एक भाषा है और भाषा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो उसका व्याकरण होता है, ग्रामर होती है। क्योंकि जब हम बच्चों को आगे पढ़ाएंगे भी तो हम बच्चा लिटरेचर ज़्यादा दिन नहीं ध्यान रखता, ज़्यादा नहीं सीखता है, उसको केवल लैंग्वेज सीखनी होती है। वो इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन थोड़ा अपनी वोकेबलरी को, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को बढ़ाता है, बाद में वो अपनी फील्ड की तैयारी करता है। तो हमारे टीचर्स के लिए ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो अभी भी ज़रूरी है परीक्षा की नज़र से, क्योंकि 50 नंबर का अगर इंग्लिश जो है उसमें कम से कम 20 नंबर की तो आपकी ग्रामर और वोकेब रहेगी। अगर पुराने पेपर के हिसाब से अगर रेशियो देखा जाए 30 नंबर का आपका लिटरेचर रहेगा, और वैसे भी ग्रामर भी आपके आगे भी काम आने वाली है। तो अप्रोच सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, क्योंकि भाषा, पहले बात तो दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि इंग्लिश कठिन है, दुनिया की सबसे सरल भाषा है, और थोड़ा सा अगर अंदर जाएंगे तो बड़ी मज़ेदार भाषा भी है। तो सबसे पहले तो ये है कि दिमाग से ये चीज़ निकालना है कि हम इंग्लिश ग्रामर बड़ा कठिन है, कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं। आप रूल्स के पीछे मत जाइए। हम क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, हम नियम रटने की या रूल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। रूल्स तो अलग चीज़ है, जैसे हिस्ट्री में होता है ना, पहले समझना है, फैक्ट्स याद रखना है, वैसे इंग्लिश में पहले समझना है फिर रूल्स पे जाना है कि हाँ अगर ऐसा है तो ये होता है। अब अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। आपने सिलेबस में हम देखेंगे कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, हमारा वर्ब्स है, और फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, टेंसेस है, उसके बाद वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिगर ऑफ स्पीच है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर हमारा मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया क्या है, तो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं, एक एक्टिव पैसिव पूछा हुआ है, और कुछ करेक्शन करने के लिए दिया है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि ग्रामर के किस्म से निचोड़ रहता है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक सीखने पड़ते हैं कि सेंटेंस क्या है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टेंसेस क्या है, किस तरह क्या उसके नियम हैं, वो हमें थोड़ा सीखने पड़ते हैं। और जो सेकंड पोर्शन होता है वोकैब, वो तो समझ लीजिए कि बहुत मजबूत एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरा नंबर दिला सकती है, जिसको लोग बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं और बड़ा कठिन भी मानते हैं। वोकैब जो है वो चलते फिरते घूमते हुए, घर में गृहिणी जो है, महिलाएं जो है, जो गृहिणी लोग हैं वो घर में काम करते हुए अपना डे टू डे लाइफ को में कोई भी जो आप काम करें वो काम करते हुए हम वोकैब को पढ़ सकते हैं। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। बाकी कभी भी डिक्शनरी लेके या जो आती किताब दुकान बाज़ार में वोकैब वाली, उन सबको लेके ऐसे पढ़ने नहीं बैठना है, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है। तो बाकी अभी हम जब आगे चर्चा करेंगे तो कुछ टॉपिक्स को हम लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट लेंगे, और कुछ वोकैबलरी में आपको बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। जी, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि सर जो हमें ये अप्रोच बता रहे हैं, सर का बहुत अच्छा खासा अनुभव भी रहा है अंग्रेज़ी पढ़ाने का। सर एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं और 4-5 साल सर पढ़ा ही रहे हैं। तो इंग्लिश के बारे में आपको एक बहुत अच्छी जो स्ट्रैटेजी है वो सर के द्वारा आपको पता चल सकती है। तो सर मैं चाहूँगी कि आप कुछ बच्चों को डिटेल में थोड़ा सा एक टॉपिक वगैरह के थ्रू अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़। इंग्लिश ग्रामर के अंदर पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी की बात हम कर लेते हैं। ये अपने नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ इसमें ही छुपा हुआ है। पार्ट्स, हिस्से किसी स्पीच के,
जो हम लिखते हैं बोलते हैं उसका। जैसे मैंने बोला तो ये हमने एक वाक्य लिखा, ये स्पीच है एक, और अब इसके हिस्सों की हम बात करेंगे, वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे। तो किसी सेंटेंस में कोई शब्द वो क्या रोल निभा रहा है वो उसकी पहचान है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, अभी हम देखते हैं। जैसे ये राम है, अब आपको पता है क्योंकि आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो आपको पता ही होगा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। ये क्या है, ये एक्शन है, यानी कि ये वर्ब है। उसके बाद ये भी किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी नाउन है। ये क्या कर रहा है, इसके पीछे लगा हुआ है, इससे पहले लगा हुआ है, प्री। इसकी पोजीशन क्या है, प्री, पहले है, प्री पोजीशन, तो ये हमारा प्री पोजीशन है। ये क्या कर रहा है, ये लिंक बैठा रहा है कि मी चेस से किस प्रकार संबंधित है या मी राम से किस प्रकार संबंधित है। वाक्य में अलग अलग शब्दों से संबंध बैठाने का काम करता है। और लास्ट में ये मी है, ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, आपको पता होगा। अब क्या क्या निकल के आ गया, अगर हम देखें तो हमारा निकल के आ गया नाउन। अब इसको रटना नहीं है, हम इसको अगर याद करेंगे 8 होते हैं, इतने प्रकार के नाउन होते हैं, ये होते तो दिक्कत होगी। रटना नहीं, समझना है, खाली कॉन्सेप्ट वहीं से निकालना है, चीज़ें वहीं से निकालनी है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या है, प्रीपोजिशन आ गया हमारा, और क्या आ गया, वर्ब आ गई, ठीक हो गया। और देखते हैं सेंटेंस, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। शी इज़ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या है, शी की विशेषता है, ये विशेषता यानी कि उसको उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की भी विशेषता कौन बता रहा है, ये क्या है, वेरी इंटेलिजेंट है, कितना, वेरी, तो ये इसको भी, इसकी क्वालिटी को भी ऐड कर रहा है और कुछ बता रहा है इसके बारे में, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में आगे। तो हमें और क्या क्या मिला, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये मिला। यहाँ से हमें मिल गया एडजेक्टिव, फिर हमें मिल गया एडवर्ब, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, अब देखते हैं। अगर हम देखें और क्या हमारे पास हो सकता है, हम एक वाक्य और लेते हैं। ये लाइन आप सब अपने जीवन में चाहते होंगे, तो आपको शाबाशी दी गई, एक इमोशन एक्सप्रेस किया गया, ब्रेवो, यू हैव क्लियर्ड LT एग्ज़ाम। आप इसको रिपीट करते रहिएगा अपने तैयारी के दौरान। तो ये भी एक शब्द निकल के आया, ये क्या है, तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया, जो इमोशन बताने वाले शब्द होते हैं। तो एक हमारा हमें ये मिल गया। फिर एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं छोटा सा, ही डिड नथिंग बट प्ले, सब कुछ वही है, ये आपका प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ये भी आपका वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका प्ले, और इनको जोड़ने वाला शब्द है। तो ये जोड़ने वाले शब्द को हम बोलते हैं कंजंक्शन, जिसके नाम में जंक्शन आया है। जंक्शन मतलब जहाँ पर सब लोग जुड़ते हैं, तो यानी कि जोड़ने वाला शब्द। अब देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। पहला काम ये, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। रटना नहीं, समझना है, इंग्लिश से ही निकालनी है, ग्रामर वहीं से निकालनी है, प्रैक्टिकल। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, टेंसेस। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ये दे दिया, इसका मतलब आपको ये सब पढ़ने हैं, सबसे पहली बात। अब ये हर टॉपिक में से जो वर्ब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको किसी टॉपिक को मैं कम नहीं कह सकता, वर्ब इंपॉर्टेंट है, नाउन प्रोनाउन तो है ही, शुरुआती अंग्रेजी की यहाँ से होती है, प्रीपोजिशन आपके उसमें साफ साफ दिया है। अब आपके उसमें टॉपिक दिया प्रीपोजिशन, तो आपका ये टॉपिक तो यहीं कवर हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब आप वर्ब पढ़ोगे, नाउन प्रोनाउन पढ़ोगे, तो आपका सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम किसी को हटा नहीं सकते। हाँ, ये जो है, ये 2 टॉपिक ये थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं फिलहाल। अगर समय कम है तो आप इंटरजेक्शन को इसको छोड़ सकते हो। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो पहला है, हमने जैसे नाउन पढ़ा। अब एग्जाम में क्या होता है, कोई भी चीज़ का नाम नाउन है, सिंपल सी बात, कोई भी चीज़ का नाम नाउन है,
ठीक है। नाउन में क्या एरर हो सकती है, नाउन में क्या गलती हो सकती है, गलत नाउन का प्रयोग, गलत नाउन का प्रयोग एक ही हो सकता है। नाउन अगर नाउन क्या है, किसी का नाम है, जैसे राम, एक ये नाउन है किसी चीज़ का नाम, ठीक है। बुक, ठीक है, ग्रास, ये सब नाउन है, नाम है किसी भी चीज़ के, नाउन है। अब होता क्या है, नाउन है तो नाउन का इस्तेमाल क्या होता है, नाउन का इस्तेमाल या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, इसको हम कहते हैं हिंदी में, पूर्ति करने वाला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। तो राम चाहे सब्जेक्ट रहे चाहे ऑब्जेक्ट रहे, रहेगा राम, तो इसका केस नहीं बदलता है। अभी हम केस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो क्या होता है कि इसका केस नहीं बदलता है, तो राम दोनों केस में ये रहेगा, ठीक है। बुक हर केस में बुक रहेगी, यानी कि जो नाउन है, नाउन का जो केस है, अभी हम पढ़ेंगे, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, पजेसिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह, पजेसिव केस यानी कि पजेशन दिखा रहा है। कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई भारतीय अमेरिका गया, तो अमेरिका जाके वो वहाँ के नियम पालन करेगा, वहाँ की तरह उसको अपने जीवन को उस तरह से ढालना पड़ेगा। तो वैसे ही ये केस होते हैं, मतलब नाउन अगर सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, पजेशन दिखा रहा है यानी कि ओनरशिप दिखा रहा है तो पजेसिव उसमें काम करेगा। अब क्या होता है, तीनों केस में, इन दोनों केस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में तो ये सेम रहते हैं, क्योंकि कुछ बदलना नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज़ माई फ्रेंड इज़ राम। यहाँ ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, आप इंग्लिश ग्रामर्स में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एरर स्पॉटिंग आएगी। सब्जेक्ट छांटो करके आ गया तो आप क्या करेंगे, राम इज़ माई फ्रेंड इज़ राम। यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्टिव केस, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्टिव केस। हो सकता है कभी एग्जाम में ऐसे पूछ दें, इस वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस में कौन है, या राम किस केस में है, ऐसा पूछ सकते हैं। प्रश्न तो कुछ ही बन सकते हैं। ये दोनों उसमें सेम है क्योंकि नाम है। अब बदलाव कहाँ आता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, नाउन के साथ केस। अब क्या होता है, नाउन है तो नंबर भी है, यानी कि एक से ज़्यादा नाउन हो सकता है, प्लुरलिटी आ सकती है। और नाउन है तो उसका जेंडर भी होगा, ठीक है। यानी कि हमको नाउन के साथ केस, जेंडर और आपका नंबर, ये सब चीज़ों का हमें जानकारी होनी चाहिए। और नाउन में क्या हो सकता है, नाउन यानी कि कोई नाम, कोई शब्द। जब भी आप कोई शब्द पढ़े तो ज़रूर देखिए कि वो नाउन है कि नहीं है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या है। तो जब भी आप कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गलत शब्द का इस्तेमाल करना वो भी हमारी नाउन की एरर होती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर की बात करते हैं। हम अक्सर कहते हैं PYQs, MLAs, बुक्स, फ्लाइज, कार्स। अब बुक में S लगाया, इसको नंबर, मतलब अभी हम जब नाउन और नाउन के साथ हमने बोला नंबर, इसका मतलब हो गया दो ही हो सकते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो बुक में S लगा के प्लूरल बना दिया, सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। बुक सिंगुलर था, S लगाया, प्लूरल हो गया। फ्लाई में इसके लास्ट में S होता है, उसमें IS लग जाता है, Y हटाते हैं, IS लगा देते हैं। कार है, इसमें सिंपली S लगा। अब याद रखने वाला पॉइंट, जो एब्रीविएशंस होते हैं उसमें छोटा S लगता है, जो ये लगा हुआ है, MLAs, PYQs, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये PYQ का प्लूरल फॉर्म है, ये MLA का प्लूरल फॉर्म है। तो नाउन एंड द नंबर में ये आता है, इसमें गलती आ सकती है, ठीक है। खास तौर पे कंपाउंड नाउन में, ठीक है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ्स होगा कि कमांडर इन चीफ्स होगा कि कमांडर्स इन चीफ होगा, ये इस तरह की गलती हमें देखनी होती है। पहले हमें समझना है, फिर हमें कुछ रूल्स, कुछ चीज़ें पढ़नी होती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते ही प्लूरल है, जैसे जोड़े वाले, सीजर्स, इनको आप सीजर नहीं कह सकते। आइज़, इनको आप आई नहीं कह सकते। शूज़, कई बार लोग बोलते हैं शू उतार लो, नहीं, शूज़ ये जोड़े में होते हैं,
ट्राउज़र्स, टोंग्स, पायजामाज, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। ये लिस्ट है। अब आप कितनी लिस्ट रटोगे? तो आप वो देखो जो महत्वपूर्ण है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि परीक्षा में आते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था, डार्ट्स डैश प्लेड बाई हिम। अब ये खेल का नाम, इसके नाम के आगे एस लगा होता है, लेकिन ये होता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन आपको दे दिए जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो आपको समझना है। वो आप अपने जो भी आपका सोर्स मटेरियल है आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत बात कर लेंगे सोर्सेज की, आप उससे कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कितना रटोगे, बहुत बड़ी लिस्ट निकल सकती है शब्दों का, नाउन का बहुत सारे नाम तो कितने भी हो सकते हैं, तो सिंगुलर होगा प्लूरल हमें समझने के लिए कितना डीप जाना है। वो जो एग्जाम में आते रहते हैं, आए हुए हैं, या वो जो हमारे जीवन से संबंधित है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, ये तो नाउन एंड द नंबर वाले केसेस हो गए। एक इस प्रकार की एरर आती है, एक एरर आ सकती है आपका केस वाली, जैसे हमने बोला राम्स बुक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पोजेशन ओनरशिप दिखाई, राम की किताब। तो ओनरशिप कैसे दिखाते हैं, वो एपिस्ट्रॉफी एस लगा के, एपिस्ट्रॉफी एस लगा के, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें एपिस्ट्रॉफी एस लगता है, नॉन लिविंग थिंग में ऑफ लगता है। सपोज मैंने ये लिख दिया, बुक ऑफ लीव्स, पत्तों की किताब, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आती है, जैसे हम देते हैं, ये आप साहित्य में जरूर पढ़ोगे, जहाँ हम साहित्यकारों का काम ही होता है भाषा को फिगरेटिव बनाना, तोड़ना मरोड़ना, नए नियम उत्पन्न करना। जैसे हमने बोल दिया डेथ्स आई सी हैंड, ये किताबों में दिया भी रहता है, ये इस टाइप से बोल दिया। अब आप कहोगे ये तो यार नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है। जो आप फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है। अगर उसका मानवीकरण कर दिया तो यानी कि वो उसको मानव बना दिया, यानी कि वो मानव के नियम पालन करेगा, यानी कि उसका पॉजेसिव एपिस्ट्रोफी ऐसे लगा के बन सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट होती है, डबल पॉजेसिव नहीं बनाते। जैसे मैंने बोला राम्स बुक, अब मैंने कह दिया राम्स वाइफ्स बुक, राम की वाइफ की किताब, ये नहीं है, ये गलत है। सही कैसे होगा, डबल पॉजेसिव का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, एक को ऑफ लगा दो, एक को एपिस्ट्रोफी लगा दो, द बुक ऑफ राम्स वाइफ, ऐसे करके। तो ये हमारा तरीका होता है इसको ठीक तरह से लिखने का। इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे मैंने बोला गर्ल्स हॉस्टल, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, लड़की का हॉस्टल, गर्ल लड़की, लड़की का हॉस्टल, ठीक है। महिला वुमेन्स हॉस्टल, महिला का हॉस्टल, ये भी ठीक है। अब इसका प्लूरल क्या होता है, ये तो हो गया लड़की का हॉस्टल। अब हम कहना चाहते हैं लड़कियों का हॉस्टल, तो पहले तो लड़कियों बनाया, लड़कियों कैसे बनाया, गर्ल्स, ठीक हो गया। लड़कियों कैसे बनाया, गर्ल्स, ये हो गया लड़कियों का हॉस्टल। अब पोजीशन दिखाना है, अब ये तो बन गया प्लूरल, गर्ल का प्लूरल बना गर्ल्स। अब दिखाना है पोजीशन, कैसे दिखाएंगे, तो जिन शब्दों के लास्ट में, यानी कि अगर किसी का प्लूरल एस लगा के बनता है तो उसके लास्ट में खाली एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, ओनली एपिस्ट्रोफी। अब ये हो गया गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि लड़कियों का हॉस्टल। अब इसी को दूसरे तरह से देखते हैं, महिला का हॉस्टल। अब इत्तेफाक से होता क्या है, वुमन का प्लूरल विमेन ई लगा के बनता है, इसके लास्ट में एस नहीं लगता, इसमें क्या लगा है, ई। हमने क्या पढ़ा, जिसके प्लूरल में लास्ट में एस होगा, इसके प्लूरल में लास्ट में एस नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एपिस्ट्रोफी लग सकती है, ये गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, इन दोनों का मतलब क्वेश्चन पूछा गया था इसको बना के, जिसके लास्ट में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं उसमें खाली एपिस्ट्रोफी आएगी, जिसके प्लूरल बनाते समय एस नहीं लगता, जैसे इसमें एस नहीं लगा, इसका ई से प्लूरल बन गया, तो इसमें एपिस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक हो गया। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पॉजेसिव केस वाले में आते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ इसमें नाउन है, प्रोनाउन है। अब जैसे प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए प्रोनाउन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है प्रोनाउन में, वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है प्रोनाउन में केस। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं केस से, और प्रोनाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है उससे आते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है इससे क्वेश्चन आ जाते हैं।
केस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ही इज एज गुड एज, सपोज फिल इन द ब्लैंक में आपका क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता है ना प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन होता है। अब कई लोग इसको भी याद करते हैं सेकंड पर्सन, कुछ लोग करते हैं वो, मतलब जड़ पे नहीं जाते। आप जड़ पे जाइए। फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है? जो बोल रहा है, ठीक है, यानी कि आई। सेकंड पर्सन कौन होगा? जो सामने होगा, उसको तभी तो सेकंड कह रहे हैं, यानी कि यू। थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ही, शी, दे, इट, ये। अब ये तो हो गए। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि इनका प्लूरल फॉर्म। अब आई का अगर प्लूरल लगाना होगा तो हम वी का इस्तेमाल करते हैं। यू दोनों केस में सेम रहता है, ठीक है, और यहाँ दे हो जाता है। इट का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। फिर प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस, ठीक है। प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है केस। कैसे, वो भी हम थोड़ा देखते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि प्रोनाउन बदल जाता है। प्रोनाउन में क्या होता है? केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव केस जो हमने पढ़ा था, सब्जेक्टिव केस जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, यहाँ बदलता है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला ही इज़ माई फ्रेंड। दूसरा एग्जांपल लिया, आई कॉल्ड हिम। एग्जांपल और लेते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर ये ही जो है आपका थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट है, तो ये है सब्जेक्टिव केस। और अब ये ही जो है इस सेंटेंस में देखते हैं, आई कॉल्ड हिम, यही ही जो है यहाँ चला गया, तो ये आ गया ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन नाउन में हमने देखा था कि केस बदल नहीं रहा है। प्रोनाउन में हमने देखा है कि केस, जब केस बदल रहा है तो वो प्रोनाउन भी बदल रहा है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का पजेसिव केस हिज हो जाता है। अब पजेसिव में भी दो चीज़ होती है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो ये प्रोनाउन में इंपॉर्टेंट क्या होता है? केस। अब मेरे पास क्या है, थोड़ा सीमित समय में आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ हो सकती है, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। प्रॉपर क्लास होती तो मैं फिर उस तरह से पढ़ाता, ठीक है। मैं जस्ट आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन की कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो ये केस वाले एरर आती है, ठीक है। ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, क्वेश्चन दिक्कत वाले आते हैं इस टाइप के, और भी इस तरह से जो होते हैं। तो हमें केस समझना है। सब्जेक्ट के रूप में आया तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो ऑब्जेक्टिव केस, बात खत्म। पजेशन दिखाना है तो पजेसिव केस। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये हिज आया है, ही, हिम, हिज। यहाँ ही था, यहाँ हिम हुआ, यहाँ हिज हो गया। तो आप देखिए ये केस बदल रही है, हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया पजेसिव केस। लेकिन पजेसिव केस में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? पजेसिव केस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। हम अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये बुक क्या है, ये नाउन है, और नाउन से ठीक पहले जो लगता है वो नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये हिज है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन साथ में ये नाउन का, ये इस बुक का ओनरशिप भी दिखा रहा है, ये पजेशन भी दिखा रहा है, इसलिए ये कैसा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यहीं से सेंटेंस हमको समझना है। ये नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, हिज। विशेषता ही है कि भाई उसकी किताब है, किताब की विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। साथ में पजेशन ओनरशिप भी दिखा रहा है, ओनरशिप वाला भाव भी है, वो हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अब नीचे देखते हैं, दिस बुक इज आर्स, और दूसरा ऑप्शन दे दिया आर, क्या भरेंगे? सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ पर दिस बुक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब या लिंक वर्ब हो गई, जोड़ने वाली वर्ब। दिस बुक इज। अब इसके बाद हमें एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, पूरक चाहिए। जो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट, इनको एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, मतलब पूरक, ठीक है। कि क्या, दिस बुक इज क्या, और पूरक जो होता है वो या तो नाउन हो सकता है जो भी हमने पढ़ा, या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो दिस बुक इज क्या, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी है, ठीक है। चलो हम आर्स को हटा देते हैं, आर्स से शायद आपको थोड़ा कष्ट हो, इससे थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है। हम इसको कहते हैं दिस बुक इज माइन।
ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी क्या क्या हुआ, आई, ठीक है, मी, माइन, यानी केस बदल रहा है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। और कैसा पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों, अभी देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी लिंक करने वाली वर्ब, ठीक है, लिंक करने वाली वर्ब। और ये क्या हो गया, अब इसके बाद हमें या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। हमने प्रोनाउन चुना कि हमको प्रोनाउन लगाना है अपने लिए, मेरी है कहने के लिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन, जो पोजीशन दिखाए, और वो क्या होता है, माइन। तो दिस बुक इज, मैं यहाँ पर माइन नहीं कह सकता क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसका पूरक चाहिए जो कि एक प्रोनाउन होगा, और हमको ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो पोजीशन भी दिखाए। तो वो क्या हो सकता है, पजेसिव प्रोनाउन माइन। आवर का होगा तो आर्स, हिज का होगा तो दिस बुक इज हिज, क्योंकि हिज पजेसिव केस में हिज ही रहता है। ये छोटी सी टेबल रहती है जो आप अपनी किताब से पढ़ सकते हो, कौन किस केस में क्या हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये बुक नाउन है, ये आपका नाउन है, ये नाउन से पहले लग के इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, और पोजीशन दिखा रहा है इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जो हमने पहले लिखा था, दिस बुक इज आर्स, ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर दिस बुक इज माइन के अलावा दिस बुक इज आर्स भी कर सकते हैं, अगर हमारी कहना चाहते हैं, मेरी की बजाय हमारी कहना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये केस बदल रहा है, केस बदलने के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अब हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी हम सेंटेंस को लेते हैं। इसमें क्या है, ही इज़ एज गुड एज डैश, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन कैसे किया, इसका कारण क्या होता है। देखिए, एज गुड एज, ये क्या कर रहा है, एक समानता बता रहा है, कंपैरिजन कर रहा है किस्म से। कंपैरिजन हमेशा दो समान चीज़ों में होता है। अभी आप एडजेक्टिव में पढ़ोगे इसको, कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ठीक, और कैसा प्रोनाउन है, यानी कि कैसा केस है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गया। इसकी तुलना कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं इससे, इस वाले प्रोनाउन से, यानी कि मैं, प्रोनाउन के रूप में मैं। तो ये अगर सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ वाला भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ वाला सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ये, तो ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ही इज एज गुड एज आई। इसका अर्थ क्या होता है, ही इज एज गुड एज आई एम, जितना अच्छा मैं हूँ वो भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो हम खाली आई लगा देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार प्रोनाउन में है तो बहुत कुछ, लेकिन हमारे पास समय सीमा है। अगर आप, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे, आप चाहेंगे पढ़ना तो इसको और डिटेल से पढ़ा सकते हैं, ताकि आपके एलटी के सिलेबस में सब चीज़ कवर हो जाए। थोड़ा सा कुछ एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। जैसे आता है, हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन का एग्जांपल देता हूँ, ऑप्शंस सेम है, हमको प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो सेंटेंस में प्री यानी कि नाउन से पहले लगता है, किसी भी नाउन से पहले लग जाता है, और वो सेंटेंस पे उस नाउन का अन्य के साथ लिंक बताता है। लेकिन प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल अब नहीं है। प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में भी आता है, एंड में भी आता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे कि क्या प्रीपोजिशन लास्ट में आ सकता है, सही और गलत, तो हाँ आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट में विद आ गया, क्योंकि राइट जो होता है, राइट विथ अ पेन, राइट विथ अ पेन, जब हम कोई माध्यम बताते हैं तो हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई मीन्स का साधन बताते हैं तो उसके लिए हम बाई का इस्तेमाल, ये विथ का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर बीच में हमने विथ नहीं लगाया, ही वॉन्ट्स अ पेन टू राइट विथ, तब जाके सेंटेंस पूरा होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे देते हैं, ही वॉन्ट्स अ पेन टू राइट, इस तरह से, तो वो पूरा कब होगा, जब राइट विद अ पेन होता है। अब यहाँ देखते हैं, ही राइट्स, अभी हमने पढ़ लिया, यहाँ पर आता है प्रीपोजिशन विद। थोड़ा सा प्रीपोजिशन को, कुछ प्रीपोजिशन को सीखना पड़ता है, कुछ प्रीपोजिशन को आपको प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ता है। ही, जैसे ये वाला है पेन, यहाँ तो साधन है, साधन का इस्तेमाल हो रहा है, तुमने विथ लगा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक का इस्तेमाल हो रहा है, तो जब हम इंक का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह के जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, ये बहुत हम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर आपका आता है, अब हम एक काम करते हैं, कुछ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड बनाना, कंपाउंड को सिंपल बनाना, ये सब चीज़ें आती हैं, क्लॉजेस वगैरह होते हैं।
अब प्रोनाउन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता था ना, जो मैं बताना चाहता आपको, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। माई बाइक, ये एक सेंटेंस है। अब हमको यहाँ पर फिल करना है, ऑप्शन हमें दे दिया, दैट लगाएं कि विच लगाएं। अब हम जो ज़्यादातर लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है, फील में अच्छा आ रहा है, सुनने में अच्छा आ रहा है, वैसे करते, तो इसमें दोनों अच्छे लगते हैं। माई बाइक विच हैज़ अ ब्रोकन सीट इज़ इन द गैरेज, माई बाइक दैट हैज़ अ ब्रोकन सीट इज़ इन द गैरेज, दोनों ही सही लग रहे हैं सुनने में। अब क्या करें, समस्या तो ये है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, ये दोनों के दोनों का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए होता है, इसका इस्तेमाल लिविंग के लिए भी होता है, इसका इस्तेमाल तो केवल नॉन लिविंग के लिए होता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, दैट का इस्तेमाल केवल और केवल डिफाइनिंग क्लॉजेज में होता है, और विच का इस्तेमाल नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में होता है। ये थोड़ा सा अंदर की बात होगी, अगर आपको नहीं आता है तो कभी क्लास होगी फिर से तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है क्लॉजेज। क्लॉजेज हिंदी में समझते हैं उपवाक्य, एक ऐसा वाक्य का टुकड़ा जो किसी वाक्य का हिस्सा है, किसी सेंटेंस का हिस्सा है, जिसमें एक सब्जेक्ट है, उसका प्रेडिकेट है यानी कि वर्ब है, और वो उसका एक अर्थ भी है, लेकिन वो किसी सेंटेंस के अंदर हिस्सा है, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। और फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज वाक्यांश, एक शब्द का टुकड़ा जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है और वो सेंटेंस का हिस्सा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हमको इन दोनों में से चुनना है। तो देखते हैं, ये जो दैट होता है डिफाइनिंग, अगर नॉन लिविंग लिविंग वाला काम नहीं करता तो फिर हम आते हैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग केसेस में, कि ये जो होता है ना, ये डिफाइनिंग वाला होता है, यानी कि अब डिफाइनिंग से मतलब होता है जो अपने क्लॉज को, अपने वाक्य को डिफाइन करता है, सीमित करता है। रेस्ट्रिक्टिव, डिफाइनिंग दोनों बोलते हैं इसको। ये डिफाइन करता है, सीमा बांध देता है कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट को सीमा में बांध देता है। कैसे बांधता है, माई बाइक ये हमारा सब्जेक्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं, अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक से ज़्यादा बाइक है, 2 3 4 बाइक है मेरे पास। अब ये बाइक को डिफाइन कर रहा है, कौन सी बाइक, ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है चारों में से। माई बाइक तो डिफाइनिंग वाला लगेगा, इसकी पहचान होती है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा होता है, नॉन डिफाइनिंग में कॉमा लगा होता है। माई बाइक दैट हैज़ अ ब्रोकन सीट, अब ये कहना चाह रहा है कि मेरी वाली बाइक, सिर्फ वाली बाइक जिसका सीट ब्रोक हुआ है, यानी मान लो इसकी सीट टूटी हुई है, तो इन चार, इसके पास एक से अधिक बाइक है तो इसकी सीट टूटी हुई है, तो ये वाली बाइक की हम बात कर रहे हैं, माई बाइक, ये वाली बाइक। माई बाइक किससे मालूम चला, इससे मालूम चला, डिफाइनिंग, क्योंकि इसने डिफाइन कर दिया, यानी कि बहुत सारी बाइकें हैं, उसमें से जिसकी सीट टूटी हुई है वो गैरेज में है। ऐसे इसको पहचानते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक चीज़ इसमें जो आती है, जो हमें तंग करती है, वो होता है हु या हुज वाला केस। एक मैं आपको यही बता देता हूँ, वो अच्छा तरीका बताता हूँ। वेयर इज़ द पर्सन, सपोज सेंटेंस दिया मैंने, वेयर इज़ द पर्सन यू वांटेड टू मीट, और यहाँ पर हमको हु या हुम भरना है। कुछ लोग तुक्के से भरेंगे, अच्छा भर जाएगा, सही भर जाएगा, कुछ लोग फिट करेंगे, वेयर इज़ द पर्सन हु यू वांटेड टू मीट, यार यहाँ पर हुम यू वांटेड टू मीट, यार यहाँ पर हुम अच्छा लग रहा है, हु अच्छा लग रहा है, ऐसे भरेंगे। इसका तरीका ये नहीं होता, ये बना कैसे, पहले हमें ये समझना पड़ता है, हमें समझना है। ठीक है, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन छोटा सा बता ही देता हूँ मैं आपको, इस सेंटेंस को थोड़ा तोड़ते हैं, समझने के लिए तोड़ते हैं। मैं ग्रामर जब पढ़ाता हूँ पूरा जड़ से पढ़ाता हूँ। वेयर इज़ द पर्सन यू वांटेड टू मीट द पर्सन, ये सेंटेंस वो इस तरह से है। अब आते हैं ये बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर आते हैं। वेयर इज़ द पर्सन एक सेंटेंस, यू वांटेड टू मीट द पर्सन दूसरा सेंटेंस, दोनों में पर्सन रिपीट हो रहा है। और रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर्सन को इस दूसरे वाले पर्सन की पहली बार तो आया है, दूसरी बार में चीज़ रिपीट होती है तो हम प्रोनाउन लगाते हैं। यानी कि अब इसकी जो ये रिपीटेशन हुआ है, इसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे। अभी तक तो हमने ही, शी, इट, दे, देन पढ़ा, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, बीच में आएगा ये। जैसे यहाँ पर आएगा, जो भी आएगा हु या हुम यहाँ पर आएगा। तो अब हम, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है और दो हिस्सों को रिलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुम, दैट, ये सब में से हमें लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है वेयर इज़ द पर्सन यू वांटेड टू मीट। सपोज ये पर्सन को मैं हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे तोड़ के बोलूँ तो इस पर्सन की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वेयर इज़ द पर्सन यू वांटेड टू मीट, हम ये कह सकते हैं यू वांटेड टू मीट हिम, पर्सन की जगह। ठीक है ना। अभी लेकिन हम यहाँ पर
सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, ये सेंटेंस को पूरा एक क्लॉजेस को जोड़कर पूरा एक सेंटेंस बना रहे हैं, पूरा एक सेंटेंस बना रहे हैं और बीच में हमें लगाना है, तो बीच में सेंटेंस कभी भी हिम इस तरह से नहीं आता, ये आएगा आपका हु या हुम में से कुछ हमें लगाना होता है। अब हम कैसे पकड़ते हैं वो हमें देखना है। अब देखिए, जब ये सेंटेंस जुड़ेगा तो ये कैसे जुड़ेगा, वेयर इज द पर्सन, ठीक, यू वॉन्टेड टू मीट, यानी कि अब हमें इसे हटाना है, यू वॉन्टेड टू मीट क्वेश्चन मार्क, किसे मिलना है, किसे मिलना है, इस पर्सन को मिलना है, यू वॉन्टेड टू मीट द पर्सन, ठीक हो क्या, यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक है वो किसके लिए आ रहा है, वो इस पर्सन के लिए आ रहा है, ये पर्सन यहाँ पर रिपीट नहीं करना है इसे, तो इसके बदले में प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। अब आएगा हु और हु में से लगेगा कौन, हमें ये देखना है। अब सेंटेंस को आप देखो, यू वॉन्टेड टू मीट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, वो भी वर्ब में आता है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया ये, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन आया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट के रूप में आती है ये वो अवश्य ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। और हमें इतना याद रखना है कि हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस वाला होता है, हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस वाला होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का हुम, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इससे एक और रूल निकल के आता है, इससे एक रूल और रूल नहीं कहेंगे, एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वो ये है, रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उसी शब्द के बाद लगता है या रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले उसका एंटीसीडेंट लगता है, एंटीसीडेंट जो पहले लगता है जिसके बारे में बात करता है, नहीं तो इससे अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि ये हुम किसके लिए आया है, ये इस पर्सन के लिए आया है, ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार इसमें हमारे आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है।